के संदर्भ के सामने रखा। अगले वक्ता के तौर पर हम आशीष गोरे हैं, जो कि बॉश कंपनी में यहाँ पर उपाध्यक्ष के पद पर काम करते हैं और लगातार चीनी, अंग्रेजी, मराठी और हिंदी भाषा, 3 भाषा में पकड़ रखते हैं और हाल ही में उनकी पुस्तक भी यहाँ पर लोगों के सामने आई है। तो आशीष जी का हम स्वागत करते हैं। मैं भाषा से संबंधित नहीं हूँ, यांत्रिकी अभियंता हूँ, यानी मैकेनिकल इंजीनियर हूँ। तो हो सकता है कि भाषा पर उतनी पकड़ न हो जितनी कि आप लोगों ने यहाँ पर दिखाई है। मैं जिस बात पर, जो विषय है, उसके आखिरी 2 शब्दों पर, संचार माध्यम, इसका किस तरह मैंने उपयोग किया और एक भारतीय जो चीन में आया, मैंने ये कोशिश की कि संचार माध्यम के उपयोग से मैं भारत को एक अलग चीन दिखा सकूं। इस रूप से मैंने कोशिश की और जो मैंने लेख लिखे या जो मैंने किताब लिखी है वो भारत में चीन को, नए चीन को दिखाने की एक कोशिश है। जब मैं यहाँ पर 2005 में आया था तो एक छवि लेकर आया था। सबसे पहले 2005 में मैं यहाँ आया तो 1962 का युद्ध और भारत और चीन के बीच की अनबने, रिश्तों में उतार चढ़ाव, सरकारी बनते बिगड़ते रिश्ते, ये सब चीज़ों की पृष्ठभूमि में मैंने यहाँ पर आया था। और मेरे दिमाग में कोई ऐसी छवि नहीं थी कि चीन कैसा होगा। मुझे लगा एक यांत्रिकी देश है, साइकिलों पर लोग चलते होंगे और बहुत बड़ी इंडस्ट्रियल कंट्री है। उस छवि को लेकर मैं चीन के हवाई अड्डे उतरा था। पर 2005 में जब मैं यहाँ घूमा, करीब 1 हफ्ता यहाँ रहा, तो जो चीन की छवि लेकर मैं गया तो वो एक अद्भुत छवि थी और वो छवि को मैं अपने भारत के साथियों के साथ साझा करने की कोशिश करता रहा और उसी से मेरा ये लेखन कार्य शुरू हुआ। 2013 में मुझे यहाँ पर रहने का मौका मिला और 2013 से लगभग अभी 6 साल हो गए हैं मैं यहाँ चीन शंघाई में रहता हूँ। तो उस दरमियान मैंने यहाँ पाया कि 1962 का वो एक थोड़ा सा काला दाग यदि को परे रख दिया जाए तो भारत और चीन में सह अस्तित्व की बहुत सी चीजें हैं जो हमको लगभग 5000 साल पहले तक ले जाती हैं। और वो जो 5000 साल पहले का जो इतिहास है उससे ही हम आने वाले भी 100 साल को गढ़ सकते हैं। इस उम्मीद के साथ ही मुझे चीन में रहने का मौका मिला और इसलिए ये संचार माध्यम जो है, जिसकी वजह से पुस्तकों के माध्यम से, फेसबुक के पोस्ट, वीचैट पर जो लिखता हूँ, उससे मैं कई सैकड़ों लोगों के तक पहुंच पाया और चीन को समझा पाया। चीन की जो उन्नति है, चीन की जो समृद्धि है, वो बहुत पुरानी नहीं है। 2005 या 2001 के समय तक भी भारत और चीन की अर्थव्यवस्था लगभग बराबर थी, लेकिन आज चीन लगभग 5 से 6 गुना हमसे आगे बढ़ा हुआ है। इसके पीछे जो कर्मठता है, इसके पीछे जो कमिटमेंट यहाँ के लोगों ने दिखाई है, वो हम भारतीयों को सीखनी चाहिए। इस उद्देश्य से ही मैं जितने भी लोगों से भारत में मिलता हूँ, चीन के बारे में इस बात को बताने की कोशिश करता हूँ कि समयबद्धता और कर्मठता, इसके बलबूते पर कैसे अपने देश को एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाया जा सकता है। एक उदाहरण जो जिस तरह से यहाँ पर तरक्की हुई है वो भारत के लिए वास्तव में सीखने लायक है। और भारत में जो गतिविधियां अभी चल रही है उसको यदि फास्ट ट्रैक पर लाना है तो ये चीन में जो कुछ हुआ है उसको समझाने की जरूरत है, संचार माध्यम से, समाचार पत्रों के माध्यम से या अन्य माध्यमों से, कि भारत के लोग भी जाने कि हमेशा बड़े देश को भी बड़ी तरक्की करने के लिए क्या क्या करना पड़ता है, वो हम चीन से सीख सकते हैं। इसी उद्देश्य से मैंने देखा तो मैंने टटोला कि न केवल कुमार जीव, न केवल गौतम बुद्ध जैसे लोग जो काफी सालों पहले चीन में उन्होंने भारत को स्थापित किया, लेकिन 80 साल पहले डॉक्टर कोटनिस का नाम आपने सुना होगा, उनके स्मारक को देखने में शुजियाजुआंग गया था और वहां पर जाकर मैंने पाया कि 1932 का वो कालखंड था जिस समय भारत ने चीन की सहायता की थी। चीन के युद्ध में जब आक्रमण चीन पर हुआ था जापान के द्वारा, तो भारत के 5 डॉक्टर यहाँ पर आए थे, जो कि जिनमें से डॉक्टर कोटनिस अमर हो गए। उनके बारे में भारत में भी एक फिल्म बनी जो कि 1962 में बनी, मेरे जन्म से काफी पहले। और उस फिल्म के अलावा उस डॉक्टर कोटनिस की जिंदगी के बारे में
भारत और चीन के लोग, भारत में चीन के में दिए गए उनके बलिदान के बारे में लोग नहीं जानते थे। इसलिए जब मैं वहां पर पहुंचा तो वहां पर जो स्मारक बना हुआ है डॉक्टर कोटनिस का, वो मेरे ख्याल से भारत में बड़े बड़े महापुरुषों के लिए भी जितना बड़े स्मारक नहीं बनते हैं उतने डॉक्टर कोटनिस के लिए श्वाजिउजियांग में बना हुआ है। और इन सब चीजों से हम भारत और चीन के जो आने वाले समय है, आज जैसे प्रोफेसर साहब ने कहा कि भारत और चीन काफी नजदीक आ रहे हैं, इन नजदीकियों को यदि हमें वास्तव में एक एशिया की सदी बनानी है तो डॉक्टर कोटनिस जैसे लोगों ने, जिन्होंने कि अपने बलिदान देकर भारत को चीन में स्थापित किया है, इन सब चीजों को हम न केवल भारत से चीन में बताएं बल्कि चीन से भारत में बताएं। जो संवादहीनता की जो स्थिति है वो काफी खतरनाक मुझे नजर आती है, क्योंकि बहुत कम ऐसे प्रयास हुए हैं जिसमें कि हम संवाद स्थापित कर सकें, खासतौर पर चीनी लोगों के साथ में और भारतीय लोगों के साथ में। इसी परिप्रेक्ष्य में मैंने किसान के घर में गया था और किसान के घर मुझे जो अनुभव आया वो उसने मुझे इस बात की तसल्ली दी कि चाहे भारतीयों को चीनी आए या चीनियों को हिंदी आए या ना आए, लेकिन जो मानवीय भाषा है वो किसान भारत का भी वही भाषा समझता है जो चीन का समझता है। तो इन सब अनुभवों से मुझे लगता है कि हम लोग एक ही महाद्वीप के हैं, तो हम लोगों के लिए काफी आसान होगा यदि हम एक दूसरे से ज्यादा जुड़ें। भाषा एक बार और एक दूसरा माध्यम होती है, और तीसरी चीज है कि यदि हम आपसी मेल मिलाव या आपस में मिलने की जो संभावनाएं हैं उसको ज्यादा तराशें, सरकारी तौर पर, निजी तौर पर, सामाजिक तौर पर, तो निश्चित रूप से हम भारत और चीन के संबंधों को और नए आयाम तक पहुंचा सकते हैं। मुझे उम्मीद है कि जो संचार माध्यम है जिसकी सहायता से हम एक बार में लाखों लोगों के पास पहुंच सकते हैं, इन संचार माध्यमों का हम ज़्यादा से ज़्यादा प्रयोग करें। और जो भाषा जो आप लोग सीख रहे हैं यहाँ पर, हिंदी या जो हिंदी सिखा रहे हैं, आप लोग बहुत बड़ा योगदान कर रहे हैं। इससे न केवल हम दोनों देशों के बीच के संबंध सुधरेंगे, साथ ही साथ मुझे ऐसा लगता है कि जब हिंदी यहाँ पर स्थापित होगी या हिंदी से वार्तालाप शुरू होगा तो भारत और चीन के बीच में व्यापार और सामाजिक मेल मिलाप में भी काफ़ी सफलता मिलेगी। और मैं आयोजकों को धन्यवाद देना चाहता हूं कि आप लोगों ने ये जो संगोष्ठी रखी है वो न केवल सामाजिक तौर पर वरन व्यापारिक तौर पर भी भारत और चीन को नजदीक लाएगी। धन्यवाद।